अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को सोने से पहले डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आज की कहानी आपके लिए है। यह कहानी आपको एक ऐसे रहस्यमय कैमरे के बारे में बताएगी जो तस्वीरों में कैद आत्माओं का शिकार करता है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो टून वीआईपी को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। मौत की तस्वीर। रात घनी हो चुकी थी। बारिश की हल्की बूंदें जमीनी धूल से मिलकर अजीब सी गंध फैला रही थीं। लखनपुर कस्बे की तंग गलियों में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ एक पुरानी स्टूडियो की टूटी हुई नेम प्लेट हवा में हिल रही थी। उसकी दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं, जैसे वे किसी भयानक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए थीं। सुदर्शन बाबू, वह बूढ़ा फोटोग्राफर, कांपते हाथों से एक तस्वीर देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था। तस्वीर में एक नौजवान खड़ा था, पर उसका चेहरा पूरी तरह काला था। वे धीमे स्वर में बुदबुदाए, अब इसकी भी बारी आ गई था। लखनपुर में आते ही उसने इस अजीबोगरीब स्टूडियो के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि जो भी सुदर्शन बाबू से तस्वीर खिंचवाता है, कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से मर जाता है। रवि को यह अंधविश्वास लगा। उस रात वह अपने दोस्त अजय के साथ स्टूडियो पहुंचा। वहां घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। अंदर की दीवारों पर लगी तस्वीरें बेजान आंखों से उन्हें घूर रही थीं। रवि जी, आप मजाक कर रहे हैं? मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, फोटोग्राफी छोड़ चुका हूं। आपका कैमरा इतना खास क्यों है? रवि ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुदर्शन बाबू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके कांपते हाथ और डर से फैली आंखें कुछ और ही कह रही थी। रवि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मेरी भी एक तस्वीर खींच दीजिए। देखते हैं मैं कितने दिनों तक जिंदा रहता हूं। सुदर्शन बाबू के हाथ कंपा रहे थे। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। हारकर उन्होंने पुराना काले रंग का कैमरा उठाया और रवि की तस्वीर खींच ली। क्लिक! फ्लैश चमका और स्टूडियो में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रवि ने जब तस्वीर देखी तो उसका चेहरा पूरी तरह काला था, पर असली डर तब आया जब उसने गौर किया। तस्वीर में उसके पीछे कोई खड़ा था। डरावनी घटनाओं की शुरुआत अजय को यह सब मजाक लगा। वह हंसते हुए बोला, कैमरा पुराना है, फोटो खराब आ गई होगी। लेकिन उसी रात अजय ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को स्टूडियो में खड़ा पाया और तस्वीरों में से एक आकृति बाहर निकलकर उसके करीब आने लगी। अचानक किसी ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। वह हड़बड़ाकर जागा। उसका शरीर पसीने से तर था, पर सबसे डरावनी चीज थी, उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान थे। अगली सुबह रवि जब आईने में खुद को देख रहा था तो उसे अपने चेहरे पर हल्की दरारें दिखाई दी, जैसे कोई उसका अक्स धीरे धीरे मिटा रहा हो। अब उसे शक हुआ कि यह महज इत्तेफाक नहीं था। कैमरे का रहस्य। रवि दोबारा स्टूडियो गया और सुदर्शन बाबू से सच उगलवाने की कोशिश की। आखिरकार बूढ़े ने कांपते हुए बताया, यह कोई साधारण कैमरा नहीं है। इसे मेरे पिता को 1950 में एक तांत्रिक ने दिया था। यह जिस भी व्यक्ति की तस्वीर खींचता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे इस कैमरे में कैद हो जाती है। रवि ने जब स्टूडियो की पुरानी तस्वीरें देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन तस्वीरों में जितने भी लोग थे, सबकी आंखें किसी अदृश्य भय से भरी हुई थीं। और सबसे डरावनी बात, उन तस्वीरों में हल्की हल्की हरकत हो रही थी, जैसे वे लोग अभी भी अंदर जिंदा हों। अब बारी रवि की थी। रवि ने डरते हुए आईने में देखा। उसका चेहरा पहले से और ज्यादा धुंधला हो चुका था। वह समझ गया कि अब वह भी धीरे धीरे मिट रहा है। एक ही उपाय था, कैमरे को नष्ट करना। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे को तोड़ने की कोशिश की, अजय ने एक चीख मारी। रवि दौड़कर कमरे में गया और देखा, अजय का शरीर अजीब तरह से अकड़ चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और फिर उसके मुंह से एक अजीब भयानक आवाज निकली, अब तेरी बारी है। रवि घबराकर पीछे हटा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंतहीन श्राप। अगली सुबह स्टूडियो खोला मिला, लेकिन अब वहां न रवि था न सुदर्शन बाबू। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन नाम का एक नया व्यक्ति उस स्टूडियो में आया और पुराना कैमरा खरीद लिया। जब उसने पहला फोटो खींचा, क्लिक, और एक नई तस्वीर स्टूडियो की दीवार पर जुड़ गई। श्राप कभी नहीं मिटता।
वह बस नया शिकार ढूंढता रहता है, भूलने की कोशिश। लेकिन अर्जुन, जो पुराना कैमरा खरीद चुका था, उसे बस एक एंटीक वस्तु समझ रहा था। वह एक फोटोग्राफी एंथुजियास्ट था और उसे पुरानी चीजों को कलेक्ट करने का शौक था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कैमरा सिर्फ एक एंटीक नहीं, बल्कि एक मौत का दरवाजा था। पहली रात ही अर्जुन ने अपने कमरे में उस कैमरे को सजाया और उसके बारे में रिसर्च करने लगा। तभी बिजली हल्की हल्की चमकी और कैमरे के लेंस पर एक परछाई दिखाई दी। अर्जुन ने सोचा कि यह सिर्फ रोशनी का खेल है, पर असली खेल तब शुरू हुआ जब उसकी नींद के बीच एक हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। आधी रात में जब उसने उठकर देखा तो कमरे का माहौल अजीब था। कैमरे के लेंस से धुंध निकल रही थी। अचानक दीवार पर टंगी तस्वीरों में हलचल होने लगी और फिर एक मध्यम सी सरसराहट उसके कानों में गूंजी। अब तेरी बारी है। अर्जुन ने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने इसे बस एक सपना समझा। कैमरे का सच धीरे धीरे सामने आता है। अगले दिन अर्जुन ने कैमरे का पहला फोटो खींचने की सोची। उसने अपनी गर्लफ्रेंड रीमा को बुलाया और उसकी तस्वीर ली। क्लिक! कैमरे का फ्लैश चमका, लेकिन जब तस्वीर निकली तो रीमा का चेहरा पूरा धुंधला था। अर्जुन ने फिर से फोटो ली, लेकिन इस बार तस्वीर में रीमा के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। रीमा घबरा गई। अर्जुन, ये क्या है? ये कोई मजाक तो नहीं? अर्जुन भी हैरान था। वह कैमरे को गौर से देखने लगा, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं होती, कभी कभी वो आत्माओं के दरवाजे होते हैं। अर्जुन ने तुरंत नंबर डायल किया, लेकिन उधर से सिर्फ एक गहरी खौफनाक सांसों की आवाज आई। अब उसे समझ में आने लगा कि यह कैमरा सिर्फ एक एंटीक नहीं, बल्कि किसी खतरनाक ताकत का घर था। रहस्य और गहराता गया। अर्जुन ने उस स्टूडियो के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। लखनपुर के बुजुर्गों से उसने पूछा तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। 1950 में एक तांत्रिक ने यह कैमरा बनाया था। यह कैमरा इंसानों की आत्मा को कैद कर सकता था। सुदर्शन बाबू का परिवार इस कैमरे का मालिक था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इससे तस्वीरें खींची, वे खुद इसके शिकार होते गए। अब तक सैकड़ों आत्माएं इस कैमरे में कैद हो चुकी हैं। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब तक उसे जो घटनाएं मजाक लग रही थीं, वे असल में एक खतरनाक हकीकत थी। कैमरे की काली ताकत। अर्जुन ने तय किया कि अब इस कैमरे से कोई और तस्वीर नहीं खींचेगा। उसने इसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया और स्टूडियो के सबसे अंधेरे कोने में रख दिया। लेकिन अगली रात अर्जुन की नींद अचानक खुली। उसे लगा कि उसके कमरे में कोई है। उसने उठकर इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। तभी कैमरे का बॉक्स धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और फिर कैमरे के लेंस में से एक काली भयानक आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं और उसके मुंह से एक धीमी मगर डरावनी आवाज निकली। तूने मुझे बंद करने की कोशिश की, अब तेरा भी वही हश्र होगा। अर्जुन चीख पड़ा। उसकी आंखों के सामने काले धुएं की लहरें उठने लगी। फिर अचानक अंधेरा छा गया। अगली सुबह स्टूडियो के बाहर लोग इकट्ठा थे। पुलिस आई, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। न अर्जुन था, न रीमा। बस एक नया फोटो कैमरे से निकला पड़ा था, जिसमें अर्जुन और रीमा के चेहरे पूरी तरह काले थे और स्टूडियो की दीवार पर अब एक और नई तस्वीर जुड़ चुकी थी। श्राप कभी नहीं मिटता, वह बस नया शिकार ढूंढता रहता है। एक और नया शिकार। लखनपुर का पुराना स्टूडियो फिर से वीरान हो चुका था। अर्जुन और रीमा के गायब होने की खबर पूरे कस्बे में फैल गई थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। कुछ हफ्ते बाद स्टूडियो का दरवाजा फिर से खुला। इस बार स्टूडियो को खरीदने वाला था विनीत, एक मशहूर फोटोग्राफर जो अपनी अनोखी तस्वीरों के लिए जाना जाता था। उसे पुरानी रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसे लखनपुर के इस स्टूडियो के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंचा। स्टूडियो के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर टंगी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब से रूमाल निकालकर उन्हें साफ करना चाहा, हिस, रुको, एक धीमी मगर सख्त आवाज आई। विनीत ने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी उस पुराने काले कैमरे पर जो कोने में रखा हुआ था।
यही तो असली खजाना है, उसने मन ही मन सोचा और बिना कुछ जाने समझे कैमरे को उठा लिया। उसने कैमरे की धूल झाड़ी और जैसे ही उसने लेंस में झांका, लेंस के अंदर से दो लाल आंखें उसे घूर रही थीं। विनीत घबराकर पीछे हटा। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मुझे इस कैमरे से एक तस्वीर खींचनी ही होगी। कैमरा फिर जाग उठा। विनीत ने अपने दोस्त समीर को बुलाया और स्टूडियो में उसकी तस्वीर लेने का फैसला किया। क्लिक, कैमरा चमका, लेकिन जब विनीत ने तस्वीर देखी तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में समीर का चेहरा पूरी तरह मिट चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। ये क्या बकवास है, समीर ने तस्वीर देखकर कहा। लेकिन विनीत की आंखें तस्वीर में एक और चीज पर थीं। समीर के ठीक पीछे कोई खड़ा था, एक काला साया जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। श्राप का असर उस रात समीर को एक भयानक सपना आया। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया जहां चारों तरफ तस्वीरें टंगी थीं। तस्वीरों में लोग दर्द से चीख रहे थे, उनके चेहरे धीरे धीरे मिट रहे थे। तभी एक धीमी फुसफुसाहट हुई। अब तेरी बारी है। समीर ने पलटकर देखा और एक झटके में उसकी चीख निकल गई। वह खुद भी एक तस्वीर में बदल चुका था। अगली सुबह जब विनीत ने समीर को फोन किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह समीर के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर दीवार पर टंगी एक तस्वीर में कैद था। विनीत के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। कैमरे की असली ताकत अब विनीत को समझ आ चुका था कि यह कैमरा किसी साधारण वस्तु का नहीं, बल्कि एक भयानक आत्माओं के जाल का हिस्सा है। उसने स्टूडियो में रखी पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया और एक पुराना अखबार मिला। 1950 में लखनपुर के एक तांत्रिक ने एक ऐसा कैमरा बनाया जो आत्माओं को कैद कर सकता था। कैमरे से तस्वीर खिंचवाने वाला धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसकी आत्मा कैमरे में समा जाती है। सुदर्शन बाबू के पिता इस रहस्य को जानते थे, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। अब विनीत को एहसास हुआ कि वह भी इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। उसने आईने में खुद को देखा और डर के मारे पीछे हट गया। उसका चेहरा हल्का हल्का धुंधला पड़ने लगा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, कैमरे को खत्म करना। क्या श्राप खत्म होगा? विनीत ने कैमरे को स्टूडियो में जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगी, कैमरे से भयानक चीखें निकलने लगी। तू हमें आजाद नहीं कर सकता, तू अब हमारा हिस्सा बन चुका है। कैमरे से काला धुआं निकलने लगा और तस्वीरों में कैद आत्माएं चीखने लगी। अचानक एक जोरदार झटका लगा और पूरा स्टूडियो हिल उठा। क्लिक, एक आखिरी तस्वीर खींची गई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लखनपुर के लोग स्टूडियो के बाहर जमा थे। अंदर जाने पर उन्हें कोई नहीं मिला, न विनीत न समीर। बस दीवार पर एक नई तस्वीर जुड़ चुकी थी, जिसमें विनीत और समीर एक तस्वीर के अंदर कैद थे, हमेशा के लिए। और वह पुराना कैमरा फिर से अपने अगले शिकार की तलाश में था। श्राप कभी खत्म नहीं होता, वह बस नया शिकार ढूंढता रहता है। श्राप को मिटाने की आखिरी कोशिश लखनपुर का वह भुतहा स्टूडियो अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। दीवारों पर लगी तस्वीरें अब भी सिसकती आत्माओं का घर बनी हुई थीं। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ था, क्या इस श्राप को खत्म किया जा सकता है? 3 महीने बाद लखनपुर में एक नई शख्सियत आई, आदित्य, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वह रहस्यमयी घटनाओं और भूतिया जगहों पर शोध करता था। जब उसे इस श्रापित कैमरे और गायब हुए लोगों के बारे में पता चला, तो उसने खुद इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। स्टूडियो में कदम रखते ही आदित्य को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। दीवारों पर लगी तस्वीरों से धीमी धीमी सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। कोने में वही पुराना काला कैमरा रखा था। आदित्य ने धीरे से कैमरा उठाया और गौर से देखा। अचानक, अब तेरी बारी है। एक अजीब फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। कैमरे की सच्चाई सामने आई। आदित्य जानता था कि इस रहस्य को हल करने के लिए उसे कैमरे की असली सच्चाई पता करनी होगी। उसने स्थानीय पुरानी किताबों और तंत्र मंत्र से जुड़े ग्रंथों की खोज शुरू की। आखिरकार उसे एक गुप्त तांत्रिक ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था, यह कैमरा साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक आत्माओं का पिंजरा है। 1950 में एक तांत्रिक ने इसे काले जादू से बनाया था। यह जिस भी व्यक्ति की तस्वीर खींचता है,
उसकी आत्मा धीरे धीरे तस्वीर में समा जाती है और जब कैमरा एक नया शिकार ढूंढ लेता है तो पुरानी आत्माएं हमेशा के लिए खो जाती हैं। इस श्राप को मिटाने का एक ही तरीका है, कैमरे को उस तांत्रिक की समाधि पर जलाना जिसने इसे बनाया था, लेकिन आत्माएं इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। आखिरी रात मौत और मोक्ष की जंग, आदित्य ने स्टूडियो में जाकर कैमरा उठाया और तांत्रिक की पुरानी समाधि की खोज में निकल पड़ा। रात गहरी हो रही थी। जब वह पुराने जंगल के पास पहुंचा जहां वह समाधि थी, तभी तू हमें नष्ट नहीं कर सकता। अचानक कैमरे से भयानक चीखें गूंजने लगी। तस्वीरों में कैद आत्माएं अब धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। भयानक अधजले चेहरे, खाली आंखों वाले साए जो हवा में तैर रहे थे। एक परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी और जोर से चिल्लाई, हमारा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। आदित्य पीछे हट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से समाधि के पास पहुंचा, कैमरे पर तेल डाला और आग लगा दी। श्राप का अंत या एक नया खेल। जैसे ही आग लगी, जमीन कांपने लगी। कैमरे से एक के बाद एक कई आत्माएं चीखते हुए बाहर निकली, जैसे वे सदियों से कैद थीं। विनीत, समीर, रवि, अर्जुन, रीमा और सुदर्शन बाबू की आत्मा भी। सबकी आंखों में शांति की चमक थी। वे धीरे धीरे हवा में घुलने लगे और मोक्ष की ओर बढ़ गए। स्टूडियो की दीवारों पर लगी तस्वीरें धीरे धीरे मिटने लगी। आखिरकार लखनपुर का वह श्राप खत्म हो गया। लेकिन आदित्य जब वापस जाने लगा तो उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने नजदीक जाकर देखा, वह कैमरे का एक हिस्सा था जो अब भी जलने से बच गया था। आदित्य ने झटके से उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अब खेल फिर से शुरू होगा। मौत की तस्वीर, अंतिम समापन। आदित्य के हाथ में कैमरे का वह जलता हुआ टुकड़ा था और उसके कानों में वही डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब खेल फिर से शुरू होगा। लेकिन इस बार आदित्य तैयार था। उसने उस टुकड़े को जमीन पर गिराया और पूरी शक्ति से उसे रौंद दिया। टुकड़ा टूटते ही एक भयानक चीख हवा में घुल गई, जैसे कोई आखिरी बार तड़प रहा हो। चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई। लखनपुर का पुराना स्टूडियो अब एक खंडहर में बदल चुका था। वहां न कोई तस्वीर बची, न कोई साया। आत्माएं अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थीं। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और वापस मुड़ा। लेकिन जब वह अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो उसे पीछे शीशे में कुछ अजीब दिखा। एक हल्की सी धुंधली परछाई मुस्कुराते हुए। आदित्य ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद यह श्राप खत्म हो गया था, या शायद नहीं। असली अंत, मौत की तस्वीर, अंतिम अध्याय। आदित्य ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में श्राप खत्म हो गया था, या यह महज एक नया खेल शुरू होने की आहट थी? वह लखनपुर छोड़कर वापस अपने शहर लौट आया। लेकिन एक रात जब वह अपनी स्टडी में बैठा पुरानी घटनाओं पर विचार कर रहा था, तभी उसकी नजर अलमारी में रखी फाइलों पर पड़ी। वह उठकर फाइलें निकालने ही वाला था कि अचानक क्लिक, उसके पीछे किसी कैमरे की फ्लैशलाइट चमकी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। धीरे धीरे उसने आईने में झांका और उसकी सांसें अटक गईं। आईने में उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और उसके ठीक पीछे एक जली हुई तस्वीर हवा में तैर रही थी। श्राप कभी खत्म नहीं होते, वे बस एक नया चेहरा ढूंढ लेते हैं। अंतहीन अंधकार। अगर हमारी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा से कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।